Hello everyone, welcome to Exam Mode. I am Shubham Verma and this is a dedicated video on economics. And I promise these lectures will be like never before. These videos will be going to helpful for CDS, NDA and CIPF Assistant Commandant examination. Also this video will be going to be useful for FCAT examination. Friends, यह है कुछ मेरे बारे में. मैंने CDS 2 टाइम्स, CIPF असिस्टेंट कमांडेंट 1 टाइम, CGL 1 टाइम और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी मैंने क्लियर किए हैं. ये है मेरी फ़ोटो. आइए आगे चलते हैं. दोस्तों, रिसेंटली कंडक्टेड यूपीएससी एग्जामिनेशंस में इकोनॉमिक्स का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. रिसेंटली हुए CDS 2024 पेपर 2 में 120 में से 15 क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे गए. दोस्तों, पहले इकोनॉमिक्स में ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछे जाते थे. अब मॉडर्न टाइम में मोर डायनामिक, मोर कंसेप्चुअल और मोर डीप अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. Here are some examples. Here UPSC wants to know about money demand in the economy. It wants to know about currency in hand, deposit, money multiplier. It wants to know about increase in the price, inflation, production, factors of production. It wants to know about treasury bills, foreign exchange, central bank और साथ ही साथ ये आपसे मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी और इम्पोर्ट एंड डिक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट के बारे में, डेप्रिसिएशन एंड डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के बारे में और बहुत कुछ आपसे जानना चाहता है, विच रिक्वायर्स अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स. और मैं ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिप्स मैनर में क्लियर करा दूंगा. मैं कुछ इकोनॉमिक्स के लेक्चर लेके आऊँगा जिसका ये पहला लेक्चर है. तो दोस्तों, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा. और जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ उससे आप डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ये मेरी गारंटी है. आप पेपर सॉल्व करिएगा मेरे लेक्चर देखने के बाद. इन्फ्लेशन का आज मैं लेके आया हूँ, आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर लेंगे. द प्रॉमिस इज डैट मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा. आइए स्टार्ट करते हैं. Inflation. What is inflation? It refers to continuous rise in the price of goods and services leading to decline in purchase power of country's currency. मेनली इन्फ्लेशन ये होता है कि मान लीजिए कल कोई आइटम X जो कि 10 रुपये की थी, आज वो वही आइटम X अगर 20 रुपये की बिक रही है, तो ये जो दाम बढ़े हैं इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशन. इससे क्या होता है, मान के चलिए आप कल 10 रुपये कमाते थे तो आपकी परचेसिंग पावर 10 रुपये थी, पर आप आज वही चीज़ अगर 20 रुपये की मिल रही है तो आपकी परचेसिंग पावर गिर गई है. यही इसमें बताता है कि डिक्लाइन इन द परचेसिंग पावर ऑफ अ कंट्रीज़ करेंसी. एक पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की परचेसिंग पावर में गिरावट आती है. कब? इन्फ्लेशन के आने के बाद. इन्फ्लेशन क्या है? जब किसी भी चीज़ के दाम अगर बढ़ जाएं. इट अफेक्ट्स द पुअर मोस्ट. दोस्तों, ये गरीबों को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है. क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर कोई गरीब इंसान है तो उसकी जो आमदनी है वो एक फिक्स्ड होती है. मान के चलिए वो 100 रुपये कमाता है, उसी 100 रुपये से उसको सब कुछ देखना है. तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो ये 100 रुपये की परचेसिंग पावर उसकी गिर जाएगी और वो जो पहले कंज्यूम कर रहा था अब वो लेस कंज्यूम कर पाएगा. रिच के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है तो उन पे इन्फ्लेशन की मैक्सिमम ज़्यादा भार नहीं पड़ती है. इन्फ्लेशन की वजह से लेंडर विल बी एट लॉस वेयर एज बोरोवर विल बी एट बेनिफिट. ये मैं आपको समझाता हूँ. मान के चलिए आप एक लेंडर हैं और आप किसी कस्टमर को 100 रुपये उधार देते हैं. तो उसने 100 रुपये ले लिए. कल मान के चलिए कि 50% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इस 100 रुपये की कीमत अब रह गई है 50 रुपये. तो इससे आपने जो 100 रुपये उसको दिए थे तो आपके जो 100 रुपये की कीमत तो 85 रुपये रह गई. लेकिन उसने जो 100 रुपये लिए थे अगर वो कल आपको लौटाएगा तो उसको 100 रुपये की बजाय इन्फ्लेशन होने के कारण अब 50 रुपीज़ ही लौटाने पड़ेंगे, जो कि है तो 100 ही रुपये लेकिन इसकी वैल्यू 50 रुपये के बराबर हो गई है. तो बोरोवर हमेशा बेनिफिट में रहेगा और लेंडर विल बी एट लॉस. कब? जब इन्फ्लेशन होता है. इसका रिजल्ट क्या होता है इन्फ्लेशन का?
इन्फ्लेशन आने से बैंक्स प्रॉफिट कमाने के कारण में बैंक का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देते हैं। इंटरेस्ट रेट ये होता है कि मान लीजिए आप बैंक से पैसे उधार लेने जाते हैं तो बैंक को आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है इंटरेस्ट के तौर पे, वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। सो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण बोरोविंग्स जो हैं काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो जब बोरोविंग कॉस्टलियर हो जाती हैं तो प्रोडक्शन पे भी ये इफ़ेक्ट करता है। जब प्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट करता है तो कंजम्पशन भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होता है। कंजम्पशन क्या होता है कि मान के चलिए आप कोई भी चीज़ जो उपभोग में लाते हैं उसको कंजम्पशन कहते हैं, तो उसमें डिक्लाइन आता है। और इन्वेस्टमेंट में भी इफ़ेक्ट होता है। इन्वेस्टमेंट में काफ़ी भारी गिरावट आती है इन्फ्लेशन होने के कारण। इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ऑल्सो इंक्रीजेस। जहाँ पर बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है आपको लेंड करने में, वहीं पर अगर आप डिपॉजिट करते हैं वहाँ पर जाके बैंक में किसी अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट को, तो उसमें भी बैंक आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी देता है। बट लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा तो लोग बैंक में पैसा ना जमा करने के बावजूद इन्फ्लेशन होने के कारण उसको कंज्यूम करने में लगा देंगे। तो ये काफ़ी एक टिपिकल सिचुएशन है। इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी भी चीज़ की दाम बढ़ना इन्फ्लेशन कहलाता है। ये बेसिक चीज़ें आप याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन लेंडर हमेशा लॉस में रहता है और बोरोवर बेनिफिट में रहता है, और ये पुअर को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। आइए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कितने तरीके के होते हैं? इन्फ्लेशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिमांड। मान के चलिए किसी चीज़ की डिमांड मार्केट में पहले, मान के चलिए कोई पेन है, मार्केट में उसकी डिमांड पहले 50 पेन की थी, पर अब वही पेन की डिमांड 100 पेन की हो गई है, पर प्रोडक्शन आज भी 50 ही पेन के आसपास हो रहे हैं। तो प्रोडक्शन 50 हो रहा है और डिमांड उसकी 100 हो गई है, तो इसके वजह से इन पेनों के दाम बढ़ जाएंगे। जब पेन के दाम बढ़ जाएंगे तो उसी को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और ये कब होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑलवेज टेक प्लेस ड्यू टू इंक्रीज इन द सैलरी और लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। लिक्विडिटी क्या होती है? मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ेगी तभी डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। और जब बैंक का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हो जाता है तो लोग आसानी से बैंक से बोरो कर सकते हैं, उस केस में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट विल ऑल्सो गोइंग टू टेक प्लेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ लाती हैं जिससे वो मार्केट में काफ़ी पैसा डालती है तो इससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा और डिमांड पुल इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इट विल गोइंग टू इंक्रीज द कंजम्पशन। अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। डिमांड इंक्रीजेस मोर देन द प्रोडक्शन। राइज इन द प्राइसेस लीड्स टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो, कि अगर डिमांड बढ़ता है तो किसी भी चीज़ की कीमत बढ़ेगी और उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। आइए आगे चलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान के चलिए कोई चीज़ थी जो कि पहले 100 रुपये में बन के तैयार हो जाती थी, पर आज रॉ मटेरियल महंगा होने के कारण वही चीज़ 110 रुपये में अगर बन के आ रही है तो इससे क्या हो रहा है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है। रीजन क्या होता है? प्राइसेस ऑफ द रॉ मटेरियल इंक्रीजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। प्राइस ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन द रॉ मटेरियल प्राइस। इसका एग्जाम्पल है, मान के चलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस जो कि जंप करते हैं तो उससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। अगर क्रूड ऑयल मार्केट में महंगा हो जाता है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा हो जाएगा। जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट महंगा होगा तो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज़्यादा खर्च आएगा। जब ज़्यादा खर्च आएगा तो कोई भी चीज़ जो पहले 100 रुपये की थी अब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करके वही चीज़ 110 रुपये की मिलेगी। तो इसी केस को हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दोस्तों, इसमें डिमांड कहीं भी नहीं पड़ा है, इसमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की दाम बढ़े हैं जिसके वजह से
उस पर्टिकुलर चीज़ को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होने पे मजबूर कर दिया गया है। तो हमारा नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन दोस्तों ऊपर के डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से बिल्कुल अलग है। ये क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। मान के चलिए कि हमें स्टोर हाउस बनाने हैं, पर गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो स्टोर हाउस हर जगह बना सके, तो अनाज खुले में स्टोर करने पे किसान मजबूर हो जाएंगे। जब खुले में स्टोर करने पे मजबूर हो जाएंगे तो अगर बारिश होती है तो ये अनाज काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से अनाज की डेफिशिएंसी मार्केट में हो जाएगी और बचे कुचे अनाज की कीमत बढ़ जाएगी। जब बचे कुचे अनाज की कीमत बढ़ेगी तो इट विल गोइंग टू लीड इन्फ्लेशन, ये महंगाई बढ़ाएगी। और ये महंगाई किसकी वजह से हुई? स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज की वजह से। इसका एक रीज़न होता है लैक ऑफ स्टोरेज, जैसा मैंने आपको बताया है। एक और कारण होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का कार्टेलाइजेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग। कार्टेलाइजेशन होता है कि मान के चलिए गुटबाजी, कि मार्केट में अगर 4-5 व्यापारी हैं, वो मिलके अगर तय कर देते हैं कि हम इस चीज़ को एक पर्टिकुलर अमाउंट पे ही बेचेंगे, भले इसकी कीमत उतनी हो ना, लेकिन इन लोगों ने गुट बना लिया है कि हम उस चीज़ को उतना महंगा बेचेंगे, तो इसको कहते हैं कार्टेलाइजेशन। मान के चलिए जियो और एयरटेल अगर कल बोले कि हम 750 रुपये का रिचार्ज देंगे सिर्फ 20 दिन के लिए 4G के लिए, तो वो दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में सिर्फ यही 2 प्रोवाइडर हैं। अगर ये कार्टेलाइजेशन अगर कर लेते हैं कि हमको ये बढ़ाना है तो वो बढ़ा सकते हैं। ये एक बैड प्रैक्टिस है, पर ये इकोनॉमी में कई बार देखा गया है कि होता है। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बिकॉज ऑफ ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो गलत तरीके से पहले स्टोर कर ली जाती है, बाद में जब उसकी कमी पड़ती है तो उसको प्राइस बढ़ाकर मार्केट में बेचा जाता है, तो इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। तो ये 3 तरीके थे इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। आइए आगे चलते हैं। व्हाट इज डिफ्लेशन? डिफ्लेशन इज अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू डिफ्लेशन। मान के चलिए किसी भी चीज़ के प्राइस रेगुलरली गिरे जा रहे हैं, तो इस केस में ये डिफ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन क्या था? अगर प्राइस बढ़ रहे थे। डिफ्लेशन क्या था? अगर प्राइस कम हो रहे हैं। वाई? डिफ्लेशन क्यों होता है? व्हेन सप्लाई एक्सीड्स द डिमांड। मान के चलिए डिमांड 100 चीज़ों की है, लेकिन सप्लाई अगर 500 चीज़ों की है, तो सिंपल सी बात है कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड बहुत ज़्यादा कम है, तो इस चीज़ के प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसी केस को डिफ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन डिमांड फॉल्स बिलो द सप्लाई। जबकि डिमांड सप्लाई होने के बावजूद भी डिमांड अगर गिर रहा है। डिमांड क्यों गिर रहा है? मान के चलिए इस प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उन लोगों ने 500 प्रोड्यूस किया लेकिन 100 ही बिक्री हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के प्राइस मार्केट में गिर जाएंगे, क्योंकि उस चीज़ की डिमांड मार्केट में नहीं है, विच विल गोइंग टू लीड डिफ्लेशन। तो ये डिफ्लेशन है। और डिफ्लेशन के रीज़न क्या होते हैं? क्रेडिट फ्लो इन द इकोनॉमी डिक्लाइन। मान के चलिए मार्केट में पैसा कम आ रहा है, तो लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक वो सामान खरीदेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली कंपनी मजबूर हो जाएंगी उन चीज़ों के दाम कम करने में, विच विल गोइंग टू लीड डिफ्लेशन। अदर रीज़न डैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज़्यादा है तो लोगों के पास पैसा कम होगा, जिसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाएगी और विच विल गोइंग टू लीड डिफ्लेशन। अदर इज डैट इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री रीचेस एट सैचुरेशन। जैसे कि यूएस है, अब उसकी इकोनॉमी सैचुरेशन पे पहुंच गई है, तो अब प्रोडक्शन वहाँ पर एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गया है। स्टैग्नेंट प्रोडक्शन की वजह से अब वहाँ पर इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते जा रहे हैं और प्राइसेस की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है हर प्रोडक्ट की, जिसकी वजह से डिफ्लेशन होता जा रहा है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज डिसइन्फ्लेशन। Disinflation is quite different from deflation and inflation. What is disinflation? Disinflation is it is a type of inflation only with a continuous decline rates. आइए आपको आसानी से समझाता हूँ इन तीनों के बीच में अंतर। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अगर उसमें 10% इंटरेस्ट 10% अगर बढ़ता है उसका दाम, तो वो 110 रुपये की हो जाती है।
और अगर उसमें 20% के दाम और बढ़ते हैं तो वो 132 रुपये की हो जाती है। 100 से 110 फिर 132 दाम बढ़ रहे हैं तो इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। कोई चीज़ अगर 100 रुपये की थी, अगर उसको 10% बढ़ते हैं तो वो 110 रुपये की हो जाती है, और अब वो 5% की रेट से बढ़ा है तो 115 रुपये की वो चीज़ हो गई। बढ़ तो यहाँ पर भी रहा है कि 100 से 10% के बाद 110 रुपये बढ़े तो महंगाई बढ़ी, फिर 110 से 115 रुपये हुए, अभी भी महंगाई बढ़ी। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट या फिर परसेंटेज में देखिए गिरावट आई है। यहाँ 10% के इंटरेस्ट रेट से पहले कोई भी चीज़ की वैल्यू बढ़ी थी और अब वही घटकर 5% हो गई है। हो तो अभी भी इन्फ्लेशन रहा है पर कम रेट से हो रहा है, पहले 10% था अब 5% से, इसलिए ओवरऑल तो इन्फ्लेशन ही हुआ पर रेट कम होने की वजह से उसको डिसइन्फ्लेशन नाम दे दिया गया है। यहाँ पर 10% यहाँ पर भी था, उसके बाद अगला बढ़ा तो 20% हो गया, यहाँ बढ़ रहा है और यहाँ पर देखिए कम हो रहा है। और डिफ्लेशन क्या होता है, मेनली जैसे कोई चीज़ 100 रुपये की थी, अब उसमें अगर 2% की गिरावट आई है तो वो 98 रुपीज़ की हो जाएगी, तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। डिसइन्फ्लेशन मोर टिपिकल है। इसमें क्या होता है कि जो रेट एक बार जो बढ़ा है, अगर नेक्स्ट बार में वही रेट थोड़ा कम बढ़ेगा, लेकिन इन्फ्लेशन होगा लेकिन रेट में गिरावट आएगी। जो चीज़ 100 से 110 पहुँची थी वो अगली बार 120 ना पहुँच के 115 ही पहुँचेगी। तो दिस वाज डिसइन्फ्लेशन। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्टैगफ्लेशन। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? इट इज़ द डेडलीस्ट सिचुएशन फॉर एन इकोनॉमी। ये सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी में। इसमें क्या होता है, वेयर इन्फ्लेशन इज हाई, जहाँ महंगाई बढ़ती है और साथ ही साथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू स्टैगफ्लेशन। ये सबसे खतरनाक कंडीशन होती है किसी भी इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन इज हाई नॉट ड्यू टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से नहीं हो रहा है, बट ड्यू टू कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज, जो कि आपको मैंने पहले बताया। ये डिमांड पुल की वजह से नहीं हो रहा है। डिमांड पुल तो तब होता है जब मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती है और लोगों के पास ज़्यादा रोजगार होते हैं, पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज में अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी होता है। तो ये दोनों कंडीशन मिला के स्टैगफ्लेशन कहलाती हैं। सिंस द ग्रोथ इज़ नॉट देयर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेज। क्योंकि अब ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है और ये साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग। महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर महंगाई और बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर महंगाई बढ़ी और अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कंडीशन जो है बार बार रिपीट होती रहती है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? इट इज़ अ कंबाइंड फैक्टर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज फिलिप्स कर्व। व्हाट इज फिलिप्स कर्व? It is a normal relationship between unemployment and inflation, which was explained by British economist Alban Phillips. ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है अनएम्प्लॉयमेंट में और इन्फ्लेशन में, जिसको उन्होंने एक ग्राफ के जरिए समझाया है। ये इन्फ्लेशन रेट है और ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इनका कहना था कि अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट अगर कम होता जा रहा है तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये एक नॉर्मल कंडीशन है। बट स्टैगफ्लेशन के केस में क्या होता है? स्टैगफ्लेशन के केस में उल्टा हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, किसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जाती है। जैसे यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। ये स्टैगफ्लेशन का कर्व है और ये नॉर्मल कर्व है, जिसको फिलिप्स ने बताया था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और यहाँ क्या है? जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ेगा स्टैगफ्लेशन में। तो आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन। आखिर इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करा जाता है मार्केट में? ये मेनली दो तरीके से कैलकुलेट करा जाता है इंडियन मार्केट में। पहला WPI इंडेक्स एंड अदर वन इज दैट CPI, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो व्हाट इज WPI? WPI इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल। होलसेल प्राइस इंडेक्स आपको इन्फ्लेशन होलसेल लेवल पे जानने में मदद करता है।
WPI is calculated and published monthly by the Ministry of Commerce। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा मंथली कैलकुलेट और पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साइट पे। फॉर कैलकुलेटिंग WPI कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट को मेंटेन करा जाता है, और इस बास्केट में क्या क्या होता है, दिस बास्केट कंटेन्स गुड्स ओनली। ये सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि WPI की जो बास्केट मेंटेन करी जाती है उसमें सिर्फ गुड्स होते हैं, उसमें सर्विसेज नाम की चीज़ें नहीं होती हैं, उसमें सर्विसेज नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ गुड्स होते हैं। और इस बास्केट में कितनी चीज़ें होती हैं, इस बास्केट में 697 आइटम्स इंक्लूड करे गए हैं, जो कि मेनली प्राइमरी गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर गुड्स हैं, फ्यूल, पावर एंड लुब्रिकेंट्स हैं। तो अगर हम देखते हैं कि किसका वेटेज कितना ज़्यादा है, तो हम पाएंगे कि प्राइमरी आर्टिकल्स का वेटेज 22.6% है, फ्यूल एंड पावर का 13.2% है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का 64.2% है, फूड इंडेक्स का 24.2% है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का, जो कि 64.2% के आसपास है। तो ये रैंकिंग भी आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। कितने आइटम टोटल होते हैं, टोटल 697 आइटम्स होते हैं, और इट कंटेन्स ओनली गुड्स, जो कि मंथली पब्लिश होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की साइट पे। और इसको कैसे कंपेयर किया जाता है, इस डाटा को कंपेयर करा जाता है विद द सेम मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल के सेम मंथ के साथ इस डाटा को कंपेयर किया जाता है। मान के चलिए अब सितंबर का डाटा अगर आ रहा है 2024 का, तो इसके डाटा को कंपेयर सितंबर 2023 के साथ करा जाएगा, ना कि अगस्त 2024 मंथ के साथ। द बेस ईयर फॉर कैलकुलेटिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया इज 2011 एंड 2012। 2011-12 बेस ईयर सरकार के द्वारा चुना किया गया था WPI पब्लिश करने के लिए। आइए आगे चलते हैं। अदर इज CPI इज व्हाट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI आखिर आया क्यों, बिकॉज ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ WPI। 2014 में उर्जित पटेल, जो कि फॉरेनर गवर्नर थे RBI के, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडियन मार्केट में लाया गया। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। CPI की भी एक बास्केट है। इस बास्केट में 6 पार्ट्स फॉर कैलकुलेटिंग CPI इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से 6 पार्ट्स होते हैं, इसमें फूड्स एंड बेवरेजेस होते हैं, पान सुपारी एंड टम्बैकू, जी हाँ दोस्तों, पान सुपारी एंड टम्बैकू भी होता है। थर्ड, हाउसिंग। फोर्थ, बेडिंग, क्लोथिंग एंड फुटवेयर। फिफ्थ, फ्यूल एंड पावर। सिक्स्थ, मिसलेनियस में क्या क्या चीज़ें हैं, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और सर्विसेज भी हैं। WPI में सर्विसेज का नाम कहीं भी नहीं था, पर CPI में सर्विसेज भी इंक्लूडेड होती हैं। ये आपको ज़रूर याद रखिएगा। इसमें गुड्स तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ सर्विसेज भी होती हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेनली कैलकुलेट किया जाता है कंज्यूमर के लेवल पे, एक आम आदमी के लेवल पे, पर WPI मेनली फैक्ट्री लेवल पे, जहाँ से मेनली चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, उस लेवल पे कैलकुलेट किया जाता था, जिसका मोस्ट रेलिवेंट इंडियन मार्केट में था नहीं, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन की एक्चुअल जो डेटा है वो निकल के आ ही नहीं पाती थी, क्योंकि उसमें सर्विसेज कहीं इंक्लूड ही नहीं होती थी, और उसमें बेसिक चीज़ें जो रोज़मर्रे की हैं वो इंक्लूडेड ही नहीं होती थी। उसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूड होते थे। और दोस्तों अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग कोई एक ऐसी चीज़ है जिसमें इन लोगों ने सीमेंट वगैरह भी इंक्लूड करा है। तो सीमेंट का इस्तेमाल इंसान सिर्फ घर बनवाने के लिए करता है, वो रोज़ आने वाली ज़िंदगी में सीमेंट का इस्तेमाल कभी नहीं करता है। इसीलिए WPI इन्फ्लेशन का ये ड्रॉबैक था, जिसको बाद में CPI में कवर किया गया। CPI में कंज्यूमर लेवल पे बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन्फ्लेशन के बारे में एक्चुअल जानकारी दी जाती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इस समय CPI की रेट और WPI के रेट इंडिया में क्या चल रही है प्रेजेंट टाइम में। तो CPI क्या है,
CPI मैंने आपको बता दिया है कि ये कंज्यूमर लेवल पे इंक्रीज किया जाता है और ये NSA के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एक बास्केट मेंटेन की जाती है जिसमें 6 पार्ट्स होते हैं: फूड एंड बेवरेजेस 5 सुपारी, हाउसिंग, बेडिंग, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल एंड पावर एंड मिसलेनियस विच कंटेन सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड अदर ऑल्सो। तो दिस वाज WPI एंड CPI। इसमें दोस्तों आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। तो आने वाले लेक्चर्स में दोस्तों मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको इकोनॉमी इतने क्रिस्प मैनर में पढ़ा दूंगा कि आपके एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पर प्रॉमिस आपको ये करना है कि आपको मेरी सारी इकोनॉमिक्स की वीडियोस के सारे लेक्चर आपको ज़रूर के ज़रूर देखने हैं और उनके नोट्स ज़रूर बनाने हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे टॉपिक और ये मेरी बनाई हुई वीडियो अच्छी पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही मुझे मोटिवेशन देगा आप लोग के लिए वीडियोस और लाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग एंड कीप ग्रोइंग।